यूं ही जारी है और इस बीच इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और अब मंच पर हम बुलाना चाहेंगे अपने अगले मेहमान को। अशोक अरोड़ा जी को बुलाना चाहेंगे, कांग्रेस से लीडर हैं, नेता हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। आपको इनवाइट करना चाहूंगा मैं मंच पर, प्लीज आप मंच पर आएं और इसी के साथ इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी हमारी सहयोगी अपूर्वा। अपूर्वा, ओवर टू यू। तो तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। खास मेहमान अशोक जी हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। अपूर्वा, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया अभिषेक और सृष्टि, बहुत स्वागत है अशोक अरोड़ा जी आपका हमारे इस मंच पे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, कैसे हैं आप? कैसा लग रहा है आज इस मंच पे आके? सबसे पहले तो आज समाज के 20 साल पूरे हो रहे हैं उसकी आपको, आपके दर्शकों को, सभी को बहुत बहुत बधाई। हमारी शुभकामनाएं कि जिस प्रकार से आप आगे बढ़ रहे हैं जी, निष्पक्ष होके इसी प्रकार आगे बढ़े, हमारी शुभकामनाएं। बिल्कुल। अभी चर्चा भी इसी विषय पर हो रही थी कि निष्पक्षता के साथ हम पक्ष और विपक्ष दोनों को दिखाएंगे। सवालों की शुरुआत करते हैं। अशोक अरोड़ा जी, चूंकि हरियाणा में हम देख रहे हैं कि इस वक्त मौजूदा सरकार अपने उपलब्धियों को जिस तरह से पेश कर रही है, अपनी योजनाओं को एक उपलब्धियों के तौर पर पेश कर रही है, लेकिन विपक्ष में रहते हुए आप इन चीज़ों को कैसे देख रहे हैं कि ये चीज़ें धरातल पर उतर पा रही हैं या नहीं उतर पा रही हैं? देखिए, जिस प्रकार आज हरियाणा प्रदेश की सरकार है, मेरा ये मानना है कि हर मोर्चे पे विफल सरकार है और ये हरियाणा के हितों की रक्षा करने में भी पूरी तरह विफल है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस प्रकार नशा बढ़ रहा है, जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस प्रकार आज हरियाणा प्रदेश में रोजाना घोटाले हो रहे हैं, कितना बड़ा धान घोटाला हुआ, हमने इसकी आवाज उठाई थी। उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री सदन में कहते थे कि घोटाला हुआ ही नहीं, और अब स्वयं मानते हैं कि बहुत बड़ा धान घोटाला हुआ, जिससे सरकार को तो नुकसान हुआ, किसान को भी 500 से 600 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से धान में नमी के नाम पे लूटा गया। बिहार से चावल लेके आते हैं, यहाँ लगा देते हैं और अब ये सस्पेंड करते फिर रहे अधिकारियों को। अगर समय रहते सरकार इसकी तरफ ध्यान देती थी तो फिर ये घटनाएं ना घटती। और मैंने जब कहा कि हरियाणा के हितों की रक्षा करने में विफल रही, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अभी पिछले दिनों एक मीटिंग थी पंजाब के सीएम के साथ SYL के इशू को लेकर। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि जिस SYL का फैसला सुप्रीम कोर्ट से हरियाणा के पक्ष में आ चुका, उसके बैठ के मीटिंग करते हैं। चाहिए तो यह है कि उस फैसले को लागू करें। आखिर ये देश जो है, देश के संविधान से चलता है, देश से कानून से चलता है, संघीय प्रणाली है। कोई एक प्रदेश ये कहते कि हम तो कानून को नहीं मानते, हम पानी नहीं देंगे, तो मुख्यमंत्री जी का मंच पे मुख्यमंत्री के साथ बैठना एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। और मुख्यमंत्री का पिछले 10 साल में जो हमारी हांसी बुटाना नहर बन के बनी है, उस पे आज तक पेंचर नहीं हुआ। ठीक है, कोर्ट में स्टे है, पर मुख्यमंत्री जी को यह तो बताना चाहिए कि 10 साल में क्या प्रयास किया कि उस स्टे को तोड़ाएं ताकि हम अपना पानी ले सके जी। इसके साथ मैं जो कमजोरी बताता हूं, कितना मुख्यमंत्री जी ठीक है कि अपनी पार्टी के लिए वोट के लिए तो पंजाब जाते हैं, परंतु पंजाब में वोट के लिए हरियाणा की हितों की बलि नहीं चढ़ानी चाहिए। ना SYL पे मंच पे बात करनी चाहिए, SYL का फैसला लागू कराना चाहिए। हमारी स्थिति तो ये हो गई कि चंडीगढ़ हमारे प्रदेश की राजधानी है, चंडीगढ़ में अलग विधानसभा की बात करते हैं तो हमें जगह नहीं देते। आखिर हमारा स्टेटस क्या है? चंडीगढ़ के बारे में बताएं, SYL के बारे में बताएं, हांसी बुटाना के नहर के बारे में बताएं। तो ये सरकार जो है हर मोर्चे पे विफल है और प्रदेश के मुख्यमंत्री हरियाणा के प्रदेश की हितों की रक्षा करने में पूरी तरह फेल हुए। अशोक अरोड़ा जी, चूंकि आपने SYL का मुद्दा उठाया और ये इस वक्त हरियाणा और पंजाब की दृष्टि से अगर हम देखें तो बहुत गंभीर मुद्दा है, इस पर जाहिर सी बात है एक निष्कर्ष निकलने की जरूरत है। भूपेंद्र हुड्डा साहब बार बार ये सजेशन दे रहे हैं कि अवमानना दायर करनी चाहिए कोर्ट में, और इसके लिए आपको क्या लग रहा है कि इन चीजों में विलंब क्यों हो रहा है?
जिस समय SYL का फैसला हरियाणा के पक्ष में 2016 में आया था, फैसला तो 2004 में आ गया था, परंतु एक पंजाब की उस समय की विधानसभा ने बिल पास करके कह दिया कि हम नदी जल समझौते रद्द करते हैं। उसके ऊपर राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को भेजा। उस पे जो फैसला आया 2016 में आया, उस समय के मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। ऑल पार्टी मीटिंग में मैं भी था। उसमें ये डिसीजन लिया गया कि SYL के लिए सभी मिलके देश के राष्ट्रपति से मिलेंगे, देश के प्रधानमंत्री से मिलेंगे, क्योंकि हमारे हरियाणा प्रदेश में पानी की कमी है। वो बहुत जमीन ऐसी है जहां सिंचाई नहीं हो पाती, तो हम मिलेंगे। परंतु आज तक देश के प्रधानमंत्री से मिलने का कोई समय ना मनोहर लाल जी ले चुके ना ये। और अब हमें हैरानी है कि फैसला हमारे पक्ष में है और हम कहते हैं बात करेंगे। बात क्या करना? एक समय तो ऐसा भी था जब 1990 में बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन को BRO को दे दी थी ताकि मिलिट्री लगा के भी नहर बनाई जाए। तो आज नहर बननी चाहिए, उसके लिए कितना ही सरकार पे दबाव डाले, सरकार वहां पर फौज लगाए बेशक। आखिर अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं लागू होंगे तो फिर ये देश कैसे चलेगा? विपक्ष ये आरोप लगाती है सत्ता पक्ष पे कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष ये कह रही है कि जब हम सदन में जवाब देते हैं तो विपक्ष वॉकआउट कर जाता है। मुख्यमंत्री ने जब पिछले विधानसभा सत्र में हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे और हमने हर मुद्दे पे चर्चा की थी, मुख्यमंत्री जी 1.5 घंटा बोले। आप वो निकलवा के देख लें, आपके साथी भी वहां होते हैं। एक शब्द भी किसी बात का उन्होंने जवाब नहीं दिया, किसी एक बात पे। हमने कहा था कि घोटाला हुआ दान का, कोई चर्चा नहीं। हमने कहा कि आज फिरौतियां मांगी जा रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी स्थिति है कि मुख्यमंत्री जी का अपना हल्का है लाडवा, वहां का SHO बयान देता है कि 9 व्यापारियों को हमने सुरक्षा दी हुई है क्योंकि इनसे फिरौतियां मांगी जा रही हैं। उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। आज कितने ही हमारी नौकरियां हैं, किस प्रकार से HPSC के अंदर अभी कल ही एक रिजल्ट आया जिसमें मात्र 2% बच्चे पास हुए। किस प्रकार के हालात कर दिए। रोजाना 2022 में जो नौकरी निकालते हैं 2025 में वापस ले लेते हैं। तो नौकरी किसी को मिल नहीं रही, उस पर कोई चर्चा नहीं करते। अपना अपराध बढ़ रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं करे। नशा बढ़ रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं करते। सीएम साहब तो कह रहे हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। कई ऐसे अभियान भी चलाए जा रहे हैं क्राइम को कम करने के लिए, ड्रग्स को कम करने के लिए। वो चीजें क्या लग रहा है कि नाकाफी है? मुझे लगता है कि उस सिर्फ आंकड़ों में। मैंने विधानसभा में कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर का एक ऐसा मुद्दा है जिसमें पक्ष या विपक्ष की बात नहीं होनी चाहिए। पहले क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। पिछले आंकड़े लाओगे कि आप समय में इतने था, हमारे समय में इतना है, इससे कोई प्रदेश की जनता का भला होने वाला नहीं है। प्रदेश की जनता का भला होगा जो पुलिस का काम है, पुलिस को सौंपा जाए। पुलिस का काम है लोगों की सुरक्षा करना। आज पुलिस इवेंट्स करवाने पे लगी हुई है। आज किस प्रकार रोजाना उत्सव मनाते हैं, उसमें पुलिस लगी हुई है। और हैरानी की बात है कि सुरक्षा करने वाले में आज पुलिस में हरियाणा प्रदेश के अंदर 39% पद सिपाहियों के खाली पड़े हैं। आज अस्पतालों में जो फार्मासिस्ट होते हैं, दवाई देने वाले, उनके 60% खाली हैं। अव्वल तो दवाई नहीं मिलती अस्पताल में, और वो तो दवाई देने वाला ही नहीं है। अगर फार्मासिस्ट नहीं होंगे तो कोई और दवाई देगा, उल्टी सीधी देके किसी को मारने का काम करेगा। आज ही आपके अखबार में भी लिखा हुआ है, सभी अखबारों में आज छपा है कि हरियाणा प्रदेश के जो खेल के ग्राउंड हैं उनमें 77% ग्राउंड खेलने लायक नहीं है। और यही कारण था कि पिछले दिनों बास्केटबॉल के 2 होनहार खिलाड़ी पोल गिरने से मर गए। ये इस प्रकार की अव्यवस्था आज हरियाणा में। और फिर क्या बात करते हैं विकसित भारत की, जहां खिलाड़ी पोल गिरने से मर जाएं, फिर विकसित भारत की कैसे हम सोच सकते हैं? जिस प्रदेश के अंदर पिछले दिनों इन्होंने 70% लोग BPL में आ गए थे। तो फिर मुझे लगता है कि ये सरकार लोगों को आत्मनिर्भर नहीं बनाना चाहती, लोगों को उनके हाल पे छोड़ना चाहती है। लोग अगर उनको रोजगार मिले, आत्मनिर्भर बनेंगे तो BPL में आने की लोड़ नहीं। आज बुजुर्गों की पेंशन हरियाणा प्रदेश में ये कह के काट दी। अब एक किसान ने 4 किले ठेके हुए जमीन ली हुई है,
मेरा फसल मेरा ब्यौरा में वो फसल जो बिकती है, अगर वो फसल 2 लाख की बिकी तो 2 लाख किसान के खाते में आ गए, वो बुजुर्ग है उसकी पेंशन कट गई, उसको आमदनी मान लिया। ये तो देख लो उस पर खर्चा कितना है, 2 लाख से ज्यादा कई बार खर्चा होता है, 2 लाख आते हैं। तो इस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में जो सरकार है वो हर मोर्चे पे विफल है। अशोक अरोड़ा साहब, विपक्ष कह रहा है कि सरकार हर मोर्चे पर विफल है, अव्यवस्थाएं हैं, लेकिन सरकार ये कह रही कि हम तो ट्रिपल इंजन की सरकार चला रहे हैं, तीसरी बार हमारी वापसी हुई है। आखिर अगर अव्यवस्थाएं हैं तो फिर जनता उन्हें चुन क्यों रही है? और एक चीज और यहां से निकल के सामने ये भी आती है कि क्या आप ये मानते हैं कि अब हरियाणा की राजनीति में संवाद से ज्यादा टकराव देखने को मिल रहा है? देखिए, जो आप कह रहे हैं तीसरी बार आई, 2019 में भी मेजोरिटी से नहीं आए थे, और इस बार 2024 में किस प्रकार से सरकार आई है हरियाणा प्रदेश के, तो लोगों में हम ये कहते थे कि 7 अजूबे हैं, परंतु ये 8वां अजूबा लग रहा है कि पता नहीं कैसी इनकी सरकार आ गई। सरकार लोग नहीं बनाना चाहते थे। एक तो इन लोगों ने जहां वोट, कई हल्के ऐसे हैं कि जहां पर वोटों का मिलान नहीं हो रहा, विशेष रूप से शहरी सीटों के अंदर लगातार एक हल्के में, जैसे मैं अपने हल्के का जिक्र करता हूं कि 2019 के अंदर वहां 1,89,000 वोट थी, और 2024 में 2,18,500 वोट होगी, 29,500 वोट बढ़ गई। और जब उसका मिलान करने की कोशिश कर रहे हैं तो 50% वोटें ही नहीं मिल रही कि कहां से है कहां नहीं है। तो ये सरकार, मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर, मैंने पूछा था कि आपने चुनाव से पहले कहा था कि सारे इंतजाम हो गए हैं, वो इंतजाम आज पता नहीं आपने पूछे हैं कि नहीं पूछे, अगर उनसे पूछ लेते तो बता देते किस कैसे सरकार आई। वो तो कह रहे हैं कि इंतजाम बहुत अच्छे हैं, इसीलिए हम तीसरी बार इस बार भी सत्ता में हैं। वो इंतजाम नहीं बताए ना जो चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि सारे इंतजाम हो गए। वोट चोरी का, वोट जाली वोटों का, सभी कुछ किया। इसको लेकर तो बहुत बहस हुई, बहुत चर्चा हुई, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि इस चर्चा, इस बहस का कोई निष्कर्ष निकल के नहीं सामने आ रहा है। राहुल गांधी जी वो सबूत पेश नहीं कर पा रहे हैं, कोर्ट बार बार उनको बुला रहा है, लेकिन वो नहीं जा रहे हैं। मुझे हैरानी होती है कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी और दूसरे विपक्षी दल चुनाव आयोग पे आरोप लगाते हैं। चुनाव आयोग बोलता नहीं, बीजेपी उसकी सपोर्ट करती है। तो क्या चुनाव आयोग बीजेपी का है? बीजेपी वाले क्यों जवाब देते हैं? चुनाव आयोग जवाब दो ना, चुनाव आयोग को भी बोलते नहीं। अशोक अरोड़ा जी, एक सवाल मेरा और ये था कि हम इस वक्त देख रहे हैं हरियाणा की राजनीति में संवाद से ज्यादा टकराव है, गुटबाजी है। ये सत्ता पक्ष बार बार कह रही है कि हरियाणा में अगर कांग्रेस अपनी जमीन खो रही है तो गुटबाजी की वजह से। जहां तक गुटबाजी की बात करते हैं, ये ठीक है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर भी हर पार्टी में जैसे होता है हरियाणा में भी है। हरियाणा प्रदेश के अंदर अलग अलग बात रखते हैं नेता, इस प्रकार का कांग्रेस में है। परंतु मैं ये मान के चलता हूं कि अलग अलग बात रखना और खुल के बात रखना, प्रजातांत्रिक तरीके से बात रखना कोई गुटबाजी नहीं है। और अगर बीजेपी में देखो तो किस प्रकार राव नरवीर जी राव इंद्रजीत पे आरोप लगा रहे हैं, और राव इंद्रजीत या नरवीर पे लगा रहे हैं। और एक समय तो ऐसा आप देखते हो फरीदाबाद के अंदर आधा घंटे पहले विपुल गोयल जी एक लाइब्रेरी का उद्घाटन करते हैं, आधा घंटे बाद कृष्णपाल गुर्जर जी चल के कराते हैं। तो वो है गुटबाजी। हमारे यहाँ तो बात रखते हैं, अपनी रख रहे हैं पूरी तरह से, हर एक को अधिकार है अपनी बात रखने का। परंतु जहां तक बात आती है पार्टी के प्रोग्रामों की, आप देखते हैं सारी पार्टी के लोग, जो भी AICC का प्रोग्राम होता है, हमारे प्रधान राव नरेंद्र के नेतृत्व में सभी इकट्ठे हुए करते हैं। हरियाणा को स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में आदर्श राज्य कहा जाता है, आप ऐसा मानते हैं? कभी कहा जाता था, अब तो नहीं मानता। आज तो ऐसी हालत हमारी शिक्षा की हो गई है कि आधे स्कूलों के अंदर तो टीचर नहीं है, और जहां टीचर हैं वहां स्टूडेंट्स नहीं है। बिल्डिंग की हालत ऐसी है कि बहुत खस्ता हो चुकी है। लगातार कहीं कंप्यूटर रूम है तो कंप्यूटर के चलाने वाले शिक्षक नहीं है, और यहां तक भी हैं जो हमारे बाथरूम है और खासतौर पर लड़कियों के हैं, वहां भी बहुत बुरी हालत है। आज सरकारी स्कूलों में बच्चे जाना नहीं चाहते क्योंकि शिक्षा जो है वहां पर पूरी तरह से उनको मिल नहीं पा रही। तो शिक्षा, अच्छी चिकित्सा
और अच्छी सुरक्षा किसी भी सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए। देश का आम बजट पेश किया गया और अब हरियाणा का भी बजट पेश किया जाएगा और जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि सीएम सैनी साहब हर वर्ग से मीटिंग कर रहे हैं, चाहे वो व्यापारी हों, महिलाएं हों, युवा हों, इवन स्टूडेंट्स भी, उनके सुझावों को वो कह रहे हैं कि हम शामिल करेंगे आने वाले बजट में। किस तरह से देख रहे हैं आप? बहुत अच्छी बात है, लोगों से सुझाव लेने चाहिए। परंतु जहां तक हरियाणा के बजट की बात है, मेरी समझ से बहुत बाहर है। एक तरफ तो हमारी टैक्स कलेक्शन लगातार बढ़ रही है। अभी परसों की अखबार में था कि तेलंगाना के साथ टैक्स कलेक्शन में 80% में हरियाणा टॉप पे है। इसका मतलब बजट बढ़ रहा है। एक समय ऐसा था जब हरियाणा में 60,000 करोड़ का बजट था और कर्जा भी 60,000 करोड़ का था। आज बजट मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि लगभग 2.25 लाख करोड़ का लाने जा रहे हैं। तो फिर तो अगर आमदन बढ़ रही है तो एक व्यापारी के नाते मैं तो ये कह सकता हूं कि हमारा कर्जा घटना चाहिए था। टैक्स कलेक्शन बढ़ती है, ये नहीं है कि उसमें सरकार का योगदान है। महंगाई बढ़ती है तो टैक्स कलेक्शन बढ़ती है। स्टाम्प ड्यूटी के बढ़ती है, प्लॉटों के रेट बढ़ते हैं तो स्टाम्प ड्यूटी बढ़ती है लोगों के ऊपर का। अगर हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है तो हमारा कर्जा घटना चाहिए था और हमारा कर्जा लगातार बढ़ रहा है और हालात ऐसे हो गए कि कर्जे की किस्त चुकाने के लिए भी, कर्जे की ब्याज की चुकाने के लिए भी हमें किस्त लेनी पड़ी है। इस बारे में मुख्यमंत्री को कम से कम इस बजट में जरूर बताना चाहिए कि ये क्या कारण है। बिल्कुल, चूंकि सत्ता पक्ष जितनी जरूरी होती है, मुझे लगता है उतनी ही जरूरी विपक्ष भी होती है, क्योंकि जनता अगर सत्ता को चुनती है तो विपक्ष को भी जनता ही चुनती है। एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि अरोड़ा साहब, अभी सीएलपी की बैठक हुई थी, क्या नतीजा निकला इस बैठक को लेकर? क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि बैठकें तो खूब हो रही हैं लेकिन निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, कोई नतीजा नहीं। सीएलपी देखिए, आपने ठीक कहा एक बात। प्रजातंत्र में राजनीति के दो ही पहलू होते हैं, एक सत्ता पक्ष, एक विपक्ष। सत्ता पक्ष को लोग जिम्मेवारी सौंपते हैं, वो सरकार बनाए और लोगों की सेवा करें, जो लोगों से वादे किए पूरा करें। परंतु विपक्ष को भी लोग उसी तरह देखते हैं कि विपक्ष क्या कर रहा है। अगर विपक्ष कोई उसमें टिप्पणी नहीं करता या विपक्ष कोई अच्छे सुझाव नहीं देता, विपक्ष उसका विरोध नहीं करता, तो फिर जितना जिम्मेवार सत्ता पक्ष को बताते हैं उतना विपक्ष को बताते हैं। एक जागरूक विपक्ष के नाते कांग्रेस पार्टी है, कल क्योंकि बजट सेशन आने जा रहा है, सीएलपी की मीटिंग हुड्डा साहब की अध्यक्षता में हुई और उसके अंदर जहां हमारे विपक्षी एमएलओ ने, पार्टी के एमएलओ ने प्रश्न लगाए हुए हैं, हम अभी उसमें ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जो जरूरी चीजें हैं, हम उसके अंदर अर्जेंटमेंट मोशन, स्थगन प्रस्ताव भी लेकर आएंगे। आज बुढ़ापा पेंशन कितनी काटी जा रही है, आज युवाओं को रोजगार के नाम पे कितना खिलवाड़ हो रहा है, आज किस प्रकार से घोटाले लगातार हो रहे हैं। एक मंत्री खुद कहता है कि मेरे महकमे में 1500 करोड़ का घोटाला हो गया, वो 2 महीने कहते हैं, 2 महीने तक जांच भी नहीं शुरू होती। मुख्यमंत्री जी के अपने गृह क्षेत्र में किस प्रकार अपराध बढ़ रहा है। तो इन सारी चीजों पे क्या क्या हम करेंगे, इसकी चर्चा हुई और आपको और आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को स्वस्थ करते हैं कि एक जागरूक विपक्ष के नाते जहां सरकार को अच्छे सुझाव देंगे, बजट पे भी देंगे, गवर्नर एड्रेस पे भी देंगे, वहां प्रदेश की जुड़ी हर समस्या को उठाकर लोगों को राहत दिलाने का काम करें। बिल्कुल अशोक अरोड़ा जी, चूंकि वक्त इतनी ही इजाजत दे रहा है, इसलिए एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। अगर कांग्रेस की सरकार आती है हरियाणा में तो वो कौन सा फैसला होगा आप मौजूदा सरकार का जो बदलना चाहेंगे? सरकार अगर का तो कोई मुझे राजनीति में मैं तो लगता नहीं कि अगर आती है, कांग्रेस की सरकार आएगी तो हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ा काम होगा लोगों को एक सुरक्षा देना, जो आज ये सरकार नहीं दे पाई, युवाओं को रोजगार देना जो ये सरकार नहीं दे पाई, किसान को भाव देना जो ये सरकार नहीं दे पाई, नशे को खत्म करना जो ये सरकार नहीं कर पाई, ये चीजें लोगों को देने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी। मेरा फिर कहना है कि अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, अच्छी सुरक्षा सरकार की जिम्मेवारी है और सरकार को अपनी जिम्मेवारी पूरी करनी चाहिए।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अशोक अरोड़ा साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और जैसा कि एक प्रदेश को चलाने के लिए, एक देश को चलाने के लिए जितनी मजबूत सत्ता पक्ष होती है, उतनी ही मजबूत विपक्ष को भी होना बहुत जरूरी होता है। बहुत शुक्रिया अशोक अरोड़ा जी, अपना कीमती वक्त आपने दिया। बिल्कुल ठीक, जितनी सत्ता पक्ष मजबूत होती है उतनी विपक्ष को भी मजबूती दिखानी बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका अशोक जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अपूर्वा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर तौर पर लगातार कार्यक्रम को लेकर बात करें, कार्यक्रम जारी है और अब हम अपने अगले मेहमान को मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं। और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व स्पीकर हरियाणा विधानसभा के कुलदीप शर्मा जी। कुलदीप शर्मा जी, प्लीज आप मंच पर आए। जोरदार तालियां कुलदीप शर्मा जी के लिए होनी चाहिए और जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे कुलदीप जी का। और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे हमारे इनपुट हेड हरियाणा के दीपक शर्मा।